वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th फिज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और 9th फिज़िक्स का हमने चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 का जो टाइटल है वो है वर्क एंड एनर्जी, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने वर्क और एनर्जी से रिलेटेड डिस्कस करना है। तो पहला पोर्शन जो है चैप्टर का वो वर्क से रिलेट करता है और अगला जो पोर्शन है वो एनर्जी से रिलेट करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। फिज़िक्स में वर्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि डेली लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह से, अगर आप देखें वर्क का लफ्ज़ी मतलब क्या है, काम, कोई भी काम करना वो वर्क कहलाता है। लेकिन फिज़िक्स में थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर जब आप वर्क करते हैं तो वो वर्क कहलाएगा। वो इस तरह से, अगर नॉर्मली आप देखें तो आप कहते हैं हम पानी की बाल्टी उठा के जा रहे हैं तो हमने कोई वर्क किया, ठीक है, वो वर्क नहीं है। अगर आप पानी की बाल्टी ऊपर उठा के जा रहे हैं इस तरह से फोर्स लगा के, तो हमेशा वो वर्क नहीं होगा। अगर आप बाल्टी को नीचे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं या कोई बोरी है आपके पास, उसे अगर आप उठा के जा रहे हैं तो वो वर्क नहीं है। अगर उस बोरी को नीचे घसीटते हुए जा रहे हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट या स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, तो हमेशा उस बॉडी के ऊपर वर्क होगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मली देखें तो वर्क जो होता है वो आप ये कहते हैं कि हमने कोई फोर्स लगाई है तो हमने कोई ना कोई वर्क कर लिया, लेकिन जस्ट फोर्स ही लगाने से वर्क नहीं होता, ठीक है। अगर कोई आप देखें, अगर आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें आप फोर्स भी लगा रहे हैं और वो जो बाल्टी के जरिए आप पानी निकाल रहे हैं उससे कोई स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट भी कवर बॉडी कर रही है, तो वहां पे जो है वर्क होगा और वो एक स्पेसिफिक टाइप का वर्क होगा जिससे कहते हैं नेगेटिव वर्क, ठीक है। वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो यहां अब ये है बात कि वर्क तब होगा किसी बॉडी के ऊपर जब उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो बॉडी उसी ही फोर्स की डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहेंगे उस बॉडी ने वर्क किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्क की मेन डेफिनेशन को, कि work is done when a force is acting on a body displaces it in the direction of force, ठीक है, कि वर्क तब होगा जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे उसी ही फोर्स की डायरेक्शन के अंदर, तो हम कहेंगे उस बॉडी ने वर्क परफॉर्म किया है, ठीक है। अब जो ये वर्क है इसका एनर्जी के साथ एक स्पेसिफिक रिलेशन है। ये कह सकते हैं कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी की ही एक किस्म है। जो आप काम करते हैं, जो आप वर्क करते हैं, वो आप एनर्जी के लिहाज से अपना काम करते हैं। आपके अंदर जितनी एनर्जी हो, जितनी काम करने की सलाहियत हो, उतना आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर, वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एक पॉइंट वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और दूसरा वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। उसके बाद हमने वर्क की डेफिनेशन कर ली। अब जब हमने ये देख लिया कि वर्क कर लिया एक बॉडी ने, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर एक बॉडी ने वर्क किया तो कितना वर्क किया, ठीक है, कितनी अमाउंट उसने वर्क की, ठीक है, कितना काम किया। तो ये क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि नेचुरली ग्रेटर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी लॉन्गर द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट। सारी सी बात है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि जितना आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी फोर्स की डायरेक्शन के अंदर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताई थी एग्जांपल कि अब आप सपोज करो बोरी आप अपने हाथ से फोर्स लगा के नीचे घसीटते हुए जा रहे हो, जितनी ज्यादा फोर्स लगाते हुए जाओगे उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे, उतना ही लार्जर अमाउंट का वर्क आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितना एक बॉडी ने वर्क किया है, तो इसका आंसर यही है नेचुरली, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमने देखा है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई की जाए उतना ही ज्यादा लॉन्गर वो डिस्टेंस कवर करती है और अमाउंट ऑफ वर्क भी उतनी लार्जर होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वर्क के फार्मूला की तरफ। वर्क में हमने देखा दो चीजें हैं, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क के फार्मूले में भी यही दो चीजें आएंगी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। ये आप सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। W स्टैंड्स फॉर वर्क,
F stands for force and S stands for displacement, यानी कि W is equal to F multiplied by S। उसके बाद नेक्स्ट है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क, वो आप यहाँ से इक्वेशन से बनाएंगे वर्क की, या वर्क के फार्मूले से बनाएंगे कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वर्क की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन में है दो केसेस बेटा। उसमें आपने ये देखना है कि जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है, यानी कि वो पैरेलल डायरेक्शन में है या एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में अनपैरेलल है। तो आपने वही चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। अब केस 1 आप अगर देखें, यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया है, कंसीडर अ ब्लॉक, एक ब्लॉक कंसीडर किया है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक ब्लॉक कंसीडर किया है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, वही अप्लाई फोर्स ऑन इट, इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं एंड डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उसे डिस्प्लेस करते हैं। ये देखिए नीचे उसने एस से शो कराया हुआ कि उस बॉडी ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है। देखिए याद रखें, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है। लेकिन ये बात भी हुई थी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो एस है आप उसे डिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई और ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, थोड़ा सा आगे वो डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पे वो रुक गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ से हमें क्या चीज वाज़ेह हो रही है कि फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, पैरेलल है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के अंदर हो तो वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू Fs। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क का फार्मूला होगा W इज इक्वल टू Fs। अब दूसरे केस की तरफ आएंगे जहां पे फोर्स एक एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस के ऊपर है, कौन सी सरफेस पे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यानी कि इनडायरेक्टली फोर्स एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो देखते हैं इस केस में क्या होगा। Here force is making angle theta with the displacement, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया, वही ब्लॉक कंसीडर किया, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी हमने चेंज कर दी। यहाँ पे फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई नहीं कर रहे, फोर्स हम ऊपर वाली डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उसको इस तरह से ब्लॉक को खींच रहे हैं, ना कि इस तरह से खींचने के बजाय। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्पेसिफिक रूल जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का, उसको आप यहां पे यूज करेंगे। अगर यहां पे फोर्स एंगल बना रही है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है इसके साथ, तो यहां पे फोर्स रिजॉल्व हो जाएगी दो कंपोनेंट्स के अंदर। जो फोर्स का कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर, उसे कहेंगे Fx, और जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वर्टिकल एक्सिस के ऊपर यानी कि y एक्सिस के ऊपर, उसे कहेंगे Fy, ठीक है। तो यहां से जब फोर्स या एंगल बनाते हुए आगे गई तो आगे भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, ठीक है। अब यहां पे आपने ये चीज कंसीडर की कि फोर्स देखें इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर कवर कर रही है, तो क्लियरली शो हो रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, अनपैरेलल है एक दूसरे से। तो अब यहां देखेंगे कि अगर वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो इस केस के अंदर वर्क क्या होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो अब यहां पे पहले आप ये देखें कि Fx यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वो क्या होता है, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, ठीक है। और दूसरा होगा Fy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वो होगा F sin थीटा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके पास आ गई। अब यहां पे आपने देखा कि बॉडी मूव कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव नहीं कर रही। हमेशा बॉडी जो मूव कर रही है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। तो हमारा हमेशा जब बॉडी एक्स एक्सिस पे मूव कर रही हो तो वाई कंपोनेंट 0 होता है,
ठीक है। जब एक्स एक्सिस पे बॉडी मूव कर रही हो तो वाई कंपोनेंट 0 होगा, जिसकी वजह से एफ वाई जो है वो वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क जो होगा वो क्या होगा, फोर्स का कंपोनेंट लेंगे एफ एक्स वाला, क्योंकि बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एस, ठीक है। एफ एक्स आपको पता है, आपने अभी देखा यहाँ पे किसके बराबर था, एफ कॉस थीटा के, और एस बिल्कुल वैसे का वैसे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल ना हो, सेम डायरेक्शन में ना हो, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई स्पेसिफिक एंगल बना रही हो थीटा, तो हमेशा याद रखिएगा वर्क का फार्मूला होगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क की नेचर के हवाले से। वर्क जो है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, तो इसकी दो तरह की नेचर हो सकती थी, या ये वेक्टर हो सकती थी या ये स्केलर हो सकती थी। तो ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है, याद रखें वर्क का यूनिट होता है जॉल, ठीक है। और एक जॉल जो है वो 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर इसके बराबर होता है, यानी कि 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। अब यहां से हम ये देखेंगे कि एक जॉल जो वर्क है वो क्या होता है। वर्क के यूनिट जॉल की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क is said to be 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force। कि अमाउंट ऑफ वर्क किसी भी बॉडी के ऊपर 1 जूल तब होगी जब उस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे 1 मीटर का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम ये कहेंगे उस बॉडी ने 1 जूल वर्क किया है। उस बॉडी ने कितना वर्क किया है, 1 जूल वर्क किया। अगर उस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे 1 मीटर का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये होगा उस बॉडी ने वर्क जो होगा 1 जूल किया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क का जॉल जो है वो बहुत स्मॉलर यूनिट है। जॉल वर्क का बहुत स्मॉलर यूनिट है। वर्क के लिए कुछ बिगर यूनिट्स यूज होते हैं, उसमें है किलो जॉल और मेगा जॉल। जो 1 किलो जॉल होता है आपको पता है, किलो होता है आपके पास 10 की पावर 3 यानी कि 1000, ठीक है। तो 10 की पावर 3 जो 1000 है आपके पास, वो बेसिकली होगा 10 रेज़ टू पावर 3 जॉल या 1000 जॉल, ठीक है। उसके बाद जो मेगा जॉल है वो होता है मेगा 10 की पावर 6, यानी कि 6 जीरोस अगर आप अटैच कर दें तो ये होता है मेगा जॉल, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट हैं ये, और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्क का जो जॉल है वो स्मॉलर यूनिट है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जॉल जो है वो किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है। 1 जॉल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। और वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। उसके बाद जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में ना हो तो वर्क का फार्मूला होगा एफ एस कॉस थीटा, जबकि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो वर्क का फार्मूला होगा एफ एस, ठीक है। उसके बाद वर्क का जर्नल फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा वर्क का टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से नंबर ऑफ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ करना है। नेक्स्ट अभी इसका थोड़ा सा पोर्शन रह गया है कि मैंने बात की थी कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा, वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क मिनिमम कब होगा और जीरो वर्क कब होगा। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।